कोरोना की दूसरी लहर मुल्क पर भारी पड़ रही है। पिछले 1 महीने के दौरान इस जानलेवा वायरस ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। डॉक्टर्स लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। मगर इस मुश्किल दौर में भी मुल्क के अंदर टूल किट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। टूल किट पर जुबानी जंग के दौरान बीजेपी ने पीएम मोदी को बदनाम करने का इल्जाम लगाया तो कांग्रेस ऐसे इल्जामात से साफ इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब काम बीजेपी के लोग करते हैं। इस मामले में बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया है कि एक टूल किट के जरिए पीएम मोदी और मुल्क को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े लीडरान भी शामिल है। साथ ही उन्होंने इस मुसीबत के दौर में कांग्रेस पर सियासी फायदा उठाने जैसे भी इल्जाम लगाए हैं। हालांकि इसका जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नकली टूल किट दिखा रही है, जिसे लेकर पार्टी बीजेपी लीडरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि जब मुल्क कोविड की तबाही झेल रहा है तो ऐसे में बीजेपी ने राहत देने की बजाय बेशर्मी से फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया है। कोरोना के दौर में टूल किट पॉलिटिक्स पर सवाल उठता है कि कोरोना के इस दौर में कौन कर रहा है ऐसी गंदी सियासत। क्या है टूल किट की साजिश का सच? आज का मुद्दा में आज हम समझेंगे और जानेंगे, जिसमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद रहेंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देते हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ये टूल नहीं था। क्या हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी? ये टूल नहीं था। मारामारी हो रही है, दूसरी वेव का कोई इंतजाम नहीं था, कि ये टूल नहीं था? जिम्मेदारी है विपक्ष की कि इन टूल्स का इस्तेमाल करे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ काम करे। अभी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं किसी में कोरोना की चर्चा नहीं हुई। इससे बड़ा टूल, इससे बड़ा टूल किट कुछ हो नहीं सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के लीडर आर.के. मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। थोड़ी देर बाद हमारे साथ कांग्रेस के भी लीडर जुड़ेंगे और सियासी तज्ज़ियाकार से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। उनसे ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आर.के. मिश्रा जी, इस वक्त कोरोना का पेंडेमिक का दौर चल रहा है और इस वक्त हमें सबको ज़रूरत है कि सब हिंदुस्तानी मिलकर एक साथ इस लड़ाई के अंदर अपनी भागीदारी को निभाए। लेकिन हिंदुस्तान की जो सियासत है वो बिना किसी लाग लपेट के आगे बढ़ती नज़र नहीं आती है। घूम फिर कर बात पॉलिटिक्स पर आकर टिक जाती है, जहां पर तमाम लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है या फिर जो कोरोना वॉरियर्स है वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कोई सा भी लीडर हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, या फिर और तमाम लीडरान हो, वो अपनी सियासत से बाज नहीं आते हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये समझना चाहूँगा कि सर, इस टूल किट का आधार क्या है, जो टूल किट का जिक्र आज ये जो किया जा रहा है आज के इस दौर में, और जो कि संबित पात्रा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको बयां किया? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के दर्शकों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं, और साथ ही जो आज का मुद्दा है ये बहुत अच्छा मुद्दा है और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए सादा जी, ऐसा होता है जब स्वस्थ एक लोकतंत्र होती है और भारत जैसा इतना बड़ा लोकतंत्र जहाँ पे 136 करोड़ जनता यहाँ पर निवास करती है और यहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक इतना बड़ा जहाँ पे वर्ग हो और वहाँ पर जो अगर कोई समस्या भी आती है तो एक मास लेवल पर आती है।
अगर कोई आपको सुख की अगर बातें होती है तो मास लेवल पर सुख की बातें होती है। तो निश्चित तौर पर देखिए इतना बड़ा लोकतंत्र है, इसमें जो किसी भी तरह की आलोचना और जो संवाद है ये बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, तभी जाकर के एक स्वस्थ लोकतंत्र की बातें होती है। बेशक इतना बड़ा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष, जिस तरह से हमारे पास कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, राज्यसभा, जिस तरह से हमारे संवैधानिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित तौर एक बहुत बड़ा चीज है। और इसमें वाद विवाद, मतभेद, उसके बाद संवाद, हर तरह की बातें हैं और हर एक चीज का समावेश है जी। लेकिन अगर एक पार्टी अगर मान लीजिए अपने स्वार्थवश, आज मान लीजिए अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, निश्चित तौर पर उसकी कांग्रेस की बात तो होनी चाहिए, क्योंकि इस देश पर सबसे ज्यादा शासन अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस की बात न हो ये हो नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस तरह का टूल किट जैसे देखिए टूल किट के, तो हम लोग इस चीज को, ये जो किसान आंदोलन आया था उस समय से हम लोग टूल किट को, या हमारे जो दर्शक हैं या जो हमारी जो जनता है भारत की, उस टूल किट को वहां पर जाकर के बहुत बेहतर तरीके से जाना था। ये टूल किट होता क्या है जी? टूल किट वो चीज है जो निश्चित तौर पर आपको क्या प्लानिंग करना है, किस शब्द को बार बार रिपीट करना है, किस तरह के माहौल बनाने हैं आपको, किस तरह का आधार क्रिएट करना है, किसके ऊपर आक्षेप लगाना है, ये सारी चीजें पहले से प्री प्लान्ड होती है, जिसको टूल किट कहते हैं। और उसी टूल किट के आधार पर आपने देखा जब पिछले साल पेंडेमिक आई थी और जो पहला स्ट्रेन था, निश्चित तौर पर हम सब ने मिलकर के इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। न कोई भाजपा, न कोई आम आदमी पार्टी, न कोई कांग्रेस, सबने मिल करके इसके ऊपर में पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी। अब देखिए दूसरा स्ट्रेन जिस तरह से आया, चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत हो, चाहे वैक्सीन की किल्लत हो, चाहे वेंटिलेटर की किल्लत हो, यहाँ पर जहां पर इस देशवासी को हर एक पार्टी की जिम्मेदारी थी, जो यहाँ पर बढ़ चढ़ करके एक प्लेटफॉर्म पर एक मत के आधार पर आकर के पूरे देश को संभालना चाहिए था, वहां पर इस तरह का जो स्ट्रेटजी बना करके, इस तरह का माहौल बना करके, और उस देश को जो इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसको बदनाम करने की जो साजिश की गई है, खास करके ये कांग्रेस द्वारा, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। ठीक है। अब मैं आता जो आखिर इस तरह की बातें हुई क्यों जी। अब देखिए पूरी तरह से प्लानिंग करके आप जब यहाँ पर ये कहा गया जो इंडियन स्ट्रेन, जैसे जैसे टूल किट में जैसे जैसे वो शब्द यूज करने के लिए कहा गया था, इनके जितने भी नेता थे उसी शब्द को प्रयोग कर रहे थे, उसी वाक्य का प्रयोग कर रहे थे जैसे जैसे टूल किट में था। अब मैं दो चार शब्द ऐसे, आपके पास भी इसका प्रति होगा, मेरे पास भी उसकी प्रति है, जैसे जैसे शब्द उसमें लिखे हुए हैं उसी तरह से वो उसी शब्द का प्रयोग किया है। अब बताइए ये मोदी स्ट्रेन है, ये इंडियन स्ट्रेन है। इवन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा जो कि ये किसी का स्ट्रेन नहीं है, ये एपिडेमिक है, ये महामारी है, इसीलिए इसको कोविड के नाम से ही नॉमिनेट किया जाए, इसको उसी का नाम दिया जाए। ये कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है, ये मोदी वेरिएंट नहीं है। तो इस तरह से अगर देश को बदनाम करने की साजिश अगर होती है, और खास करके विपक्ष द्वारा, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 70 सालों तक इस देश पर शासन किया, और उस तरह की पार्टी जो अपनी जिम्मेदारी को न समझते हुए गैर जिम्मेदारा तरीके से इस तरह की अगर बातें करती है, अगर वहीं पर ये चीज कहते जो चीन का ये वुहान वेरिएंट है, ये चाइना वेरिएंट है, तो एक बात समझ में आती थी। लेकिन इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स, अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को दांव पर लगाना, उसकी साख को दांव पर लगाना, बहुत ही निंदनीय है, और निंदनीय है। ओके सर, निंदा जितनी कम की जाए उतनी कम है। ओके सर, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सियासी तज्ज़ियाकार है और बहुत अच्छी समझ रखते हैं खासतौर पर इस सियासी मामलों को लेकर। राहुल लाल जी, हमने देखा है कि टूल किट का मामला, या तो हमने देखा था कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान जोर शोर से उठाया गया था, और एक बार फिर से टूल किट का मुद्दा उठा है, जिसको लेकर समित पात्रा जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी मफाद के लिए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए बार बार इस पूरे जो महामारी का समय है इसमें एक चीज बार बार कहा जा रहा है कि सरकार से इसमें सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसमें राजनीति क्यों हो रही है। लेकिन हम लोग जो परिस्थितियां पूरे देश भर में देख रहे हैं, सरकारें इस पूरे मामले से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो,
सरकारें इस मामले में पूर्णतः विफल रही जी। अभी जो समाचार आ रहे हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज से, आपने नाम बदल के उसको इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया जी। पूरा का पूरा संगम जो है कि वो लाशों के ढेर से भरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो अब स्थिति यह है कि देखिए जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कारों में से आखिरी जो अंतिम संस्कार है तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जी। इस समय पहले तो लोग सरकार से डिमांड की कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, फिर उसके बाद डिमांड आया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, फिर हुआ कि हमें लकड़ी चाहिए, एक तरह से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए, और लास्ट में अब स्थितियां ये है कि एक बड़ा हिस्सा देश का ऐसा है जो अंतिम संस्कार करने में भी सक्षम नहीं है और सरकार वो काम भी नहीं कर पा रही है। सरकारें उसमें भी विफल रही हैं। कहीं देखिए डीजल और पेट्रोल दे के जो है कि लाशों को जलाया जा रहा है। क्या भारत में सबों के साथ ये स्थिति बर्दाश्त की जा सकती है? रूबी को संदिग्ध कोरोना से संबंधित लाशें हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली चीज है। तो सरकार विफल हो जाए और उसके बाद कोई उसकी आलोचना भी ना करे, उसकी कोई कमियां भी ना गिनाए। तीसरा लहर अभी आने वाला है। देखिए टूल किट के मामले को लेकर जो चीजें कही जा रही हैं जी, ये तो टूल किट सही में बना था कि नहीं बना था, कांग्रेस का जो वर्जन आ रहा है कि उसने उसको फर्जी कहा, इनका कहना है कि कांग्रेस टूल किट बना रही थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को तो पूरा अधिकार है सरकार की गलत चीजों का आलोचना करने का, अभी बचाने की। अभी इस समय देखिए, छोड़ दीजिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। अभी हमने देखा कि अनुपम खेर जो इस सरकार को जितना मजबूत समर्थन हमेशा प्रदान करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि सरकार को इमेज बिल्डिंग से अतिरिक्त सरकार को भी खुद कोरोना से लड़ने पे ध्यान देना चाहिए जी। खुद को बीजेपी के जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनके नए नए ट्वीट आप देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए जी। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के भीतर से भी बीजेपी की चीजों की भी आलोचना हो रही है। बिल्कुल। आप लैंसेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है, आप ये कहिए कि उसमें अगर भारत सरकार की आलोचना हो रही है तो क्या वो कांग्रेस करा दे रही है? क्या कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ताकत रखती है कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर की जो सुप्रसिद्ध अखबार है, हर जगह एडिटोरियल वो छपवा दे रही है? तो आपको अपने हिस्से का जो काम है वो करना पड़ेगा। आप उसमें विफल हुए हैं। देखिए अभी जमीनी स्तर पे जो नाराजगी है बीजेपी को लेके, बीजेपी को संभवतः उसका अंदाजा नहीं है उसको। बार बार ये चीज कर देना। देखिए मैं मानता हूँ, मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी बनती है। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा विकसित करना था वो उन लोगों ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस के शासन वाले राज्य हो चाहे बीजेपी वाले हो। लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सीधे सीधे उसमें अब हेल्थ का मामला पिछले साल से ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास है। इस वर्ष जब मामला पूरा बिगड़ गया है तो आपने क्या किया कि राज्यों को दे दिया कि राज्य अपने स्तर के निर्णय ले। मैं शहबाज जी आपसे सवाल पूछता हूँ, राज्य सरकारों को जीएसटी के रिफंड भी नहीं मिल रहा है, वो पिछले 1 साल से आर्थिक मोर्चे पे वो संघर्ष कर रहे हैं, वो फ्रंट पे कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप उसको अगर मजबूत नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी इस समय स्थिति ये है कि केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेने की सख्त जरूरत है उनको। ठीक है सर, आप छोड़ दीजिए कि कांग्रेस क्या कह रही है, विपक्षी क्या कर रहे हैं, आप जनता की भलाई के लिए सोचिए। ओके राहुल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आर के मिश्रा जी से यही सवाल मैं समझने की कोशिश करूंगा। आर के मिश्रा जी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस जो है लगातार इस तरह के प्रोपेगेंडे, इस तरह के हथकंडे अपना रही है, तो उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं उसका मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी होती या फिर आप ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करा पाते तो कांग्रेस को टूल किट करने का, टूल किट बनाने का या टूल किट को फॉलो करने का या फिर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये तो बात आप भी मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी हुई है, तभी तो उस तरह की वो चीज़ें बयां कर रहे हैं। और ये बात सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी हुई है या नहीं हुई है, वेंटिलेटर की कमी रही है या नहीं रही है, बेड्स की कमी रही है या नहीं रही है। और अब तो जो जिस तरीके से राहुल लाल जी कह रहे हैं कि लकड़ियों की कमी हो गई है, प्रयागराज के संगम में की रेती के ऊपर हमने देखा है कि किस तरीके से लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए राहुल जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, निश्चित तौर पर अपना एक परिप्रेक्ष्य रखते हैं और एक बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं पहले ही डिबेट के पहले ही मैंने आपको बोला था जो कि स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद और आलोचना एक बहुत बड़ा हथियार है। इसमें क्या होता है, तो जैसे हम अपनी कमी को, जैसे कभी कभी होता है हम नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या होता है जो विपक्षी होते हैं हमारे, उस कमी को हमें दिखाते हैं, उजागर करते हैं और उस कमी की भरपाई हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। निश्चित तौर पर अभी आपने कहा कि पिछले साल ये एपिडेमिक आया और वही पर एपिडेमिक एक्ट लग गया, तो इस केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीज चली जा रही है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर एपिडेमिक एक्ट लगने के बाद क्या सारी चीज अगर केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है तो क्या राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? यहाँ पर एक पहला प्रश्न आ जाता है।
तो यहाँ पर ये था जो कि केंद्र और राज्यों का समन्वय होकर के जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होना चाहिए था, वो वहां पर लैक ऑफ वो चीज कमी रह गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो हमारे नागरिकों ने उस चीज को भुगता। और ये बहुत ही संवेदना के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो ये स्ट्रेन आया, अब देखिए जहां तक ऑक्सीजन की बात थी, तो जहां पर ऑक्सीजन जिस तरह की जरूरत जहां पे भी थी, जिस राज्य को थी, वहां पर एलोकेट होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये जो सेकेंड वेरिएंट था, वो इतना प्रेशर किया जिसकी वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो निश्चित तौर पर वहां पर डगमगाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो कि अगर एपिडेमिक एक्ट लग गया तो इसका मतलब राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। निश्चित तौर पर अगर लाश अगर मान लीजिए गंगा में 2000 लाशें अगर मान लीजिए बह करके आती है, तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न उठना चाहिए तो किसी अब देखिए, किसी राज्य सरकार ने ये तो नहीं कहा जो कि आप गंगा में लाश को प्रवाहित कर दीजिए। हम यहाँ पर आलोचना करें, लेकिन उसके साथ ही हम समाधान के लिए भी हाथ उठाएं, एक कदम उठाएं। राहुल लाल जी ने निश्चित तौर पर यूपी की बातें की है, लेकिन इसी के साथ अगर महाराष्ट्र की अगर बात कर देते तो ये बैलेंस हो जाता संवाद, ये डिबेट बैलेंस होता। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो 80,000 मौतें महाराष्ट्र में हो चुकी है, लेकिन वहां का अगर महाराष्ट्र की अगर अदालत हाई कोर्ट अगर यूपी सरकार के उसके क्रियाकलाप को अगर कार्यशैली को अगर सराहती है, उसकी भी एक बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर जब महाराष्ट्र की बात नहीं करते हैं, केवल आप यूपी की बात करते हैं, तो फिर सेलेक्टिव हो जाते हैं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उसी 136 करोड़ जनता हैं जो इस देश के स्वस्थ लोकतंत्र में रह रहे हैं, यहाँ के सुख और दुख में दोनों में भागीदार हैं। हर एक धर्म के हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए हमें हर चीज को बैलेंस बना करके चलना बहुत जरूरत है। ठीक है राहुल लाल जी, मैं भी आपसे ये समझना चाहूँगा कि कांग्रेस को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि आप सिर्फ इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे भर के बैठ जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ आप आलोचना करते रह जाएंगे। कम से कम अगर जितने भी बीजेपी के अलावा जो कांग्रेस के सांसद जो जीत कर आए हुए हैं, कम से कम उनकी तरफ से भी कोई एक इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था कि भाई देखिएगा कांग्रेस बीजेपी ये काम नहीं कर रही है, हम कांग्रेस ये काम कर रही है, या फिर कांग्रेस के अलावा और तमाम लीडरान जो है वो भी काम कर रहे हैं, जीत कर तो वो भी आए हैं ना। देखिए, मैं इस आलोचना, ये बिल्कुल सही आलोचना है, उनको एक रोल मॉडल बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ये आलोचना हम करते हैं, देखिए महाराष्ट्र ने भी कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं की है, कोई अच्छी तस्वीर हम लोग देखें तो राजस्थान की तरफ से भी नहीं आ रही, और मैं तो गुजरात जो पड़ोसी राज्य गुजरात है वहां से भी नहीं आ रही है तस्वीरें। लेकिन जो एक लंबे समय से 2014 से हम सुनते आ रहे थे, डबल इंजन की सरकार आप बनाइए, कि जो जिसकी केंद्र में सरकार हो उसी की राज्य में भी सरकार बनाइए। तो जब डबल इंजन का कॉन्सेप्ट तो इसी के ऊपर था कि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत बेहतर तालमेल होगा। लेकिन जब वैसे स्थिति में डबल इंजन वाले राज्य में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सबसे प्रचंड बहुमत आया, तो स्पष्ट है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश रह रहा हूं तो वहां के उदाहरण हमें दिख रहे हैं, सामने में ही दिख रहे हैं जी। एक बड़ा राज्य है भारत का, बिल्कुल, कितना अप्रत्याशित बहुमत वहां पे योगी आदित्यनाथ जी को प्राप्त हुआ है, वो हम लोगों ने देखा है वो चीज। तो वैसे में उनकी अपेक्षा होनी स्वाभाविक बात है कि आप केंद्र में भी एक प्रचंड बहुमत है बीजेपी की। ठीक है सर, लेकिन हमें इन तमाम सियासी चीजों से हटकर इस वक्त कोरोना महामारी पर ध्यान देना होगा। मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ शिवली मंजूर साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस की जानिब से, उनका पक्ष लेना बहुत जरूरी है, बहुत देर से उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही थी। शिवली मंजूर साहब, बीजेपी का इल्जाम है कि आप लोग ऐसे पेंडेमिक के मौके पर, जिस वक्त रफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग जो है अपनी जान के लोगों के लाले पड़ रहे हैं, लोगों को इस वक्त लाशों को जलाने के लिए लकड़े तक नहीं मिल पा रही है, इस दौरान आप टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन रहा था, टूट टूट के आवाजें आ रही हैं जी, मौजूद है, की बातें सुन रहा था। तो अभी मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसकी शुरुआत आपने ये की कि इस तरह के हालात हैं मुल्क में जहाँ पे लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं जी, जहाँ पे शमशान में चिताएं जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, जहाँ पे 2000 लाशें गंगा में तैरती हुई पाई गई, बहुत ही अफसोसनाक मंजर है। बिल्कुल, ऐसे में आप टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब एक टूल किट को सुबह से लेके जो ड्रामा भाजपा कर रही है, ये फेक टूल किट है, इस टूल किट के फेक बना करके इस्तेमाल करने के लिए भाजपा के कई नेताओं पे, इनके
जेपी नड्डा जी पे, संबित पात्रा जी पे, स्मृति ईरानी जी पे FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो ऐसे में आपका ये कहना कि टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहले तो मैं कहता हूँ कि गलत है। वो टूल किट पूरी तरह से फेक है, उसको मॉर्फ करके बनाया गया है। और अब जब FIR हो गई है तो अब इनको समझ में आएगा कि इस तरह से कानून का मखौल नहीं बना सकते, इतने बड़े स्तर पे झूठ का प्रचार ये नहीं कर सकते, इनको इसकी जवाबदेही देनी होगी। अब अहम मुद्दा ये है कि अभी और भी साथी कह रहे थे, मैं सुन रहा था बात, उसके पहले भी मैं बैठा सोच रहा था इस मुद्दे के ऊपर कि ये बीजेपी सुबह से अपने पूरी मशीनरी के साथ इस टूल किट के दुष्प्रचार में क्यों लगी हुई है। इसमें अगर जो बातें कही गई हैं या अभी जो हालात है मुल्क के, क्या वो हालात इनको नहीं दिख रहे? बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया अपने मुल्क के हालात के ऊपर अफसोस जाहिर कर रहा है, मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब तखल्लुस से नवाज रहा है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि हालात पे ये काबू करें। और अभी एक साहब और ये कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के MP या MLA क्या कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ करके सेवा कर रहे थे लोगों की, उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, उन तक बेड का इंतजाम कर रहे हैं, दवाएं पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई कि आपने वो रिसोर्स कहां से अरेंज किए। तो मैं पूछना ही चाहता हूं कि चाहते क्या है, मदद करे कांग्रेस या ना करे? मदद करती है तो तकलीफ, और उसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। मैं अनुरोध करूंगा आपसे भी कि आपके पैनल में जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे गुजारिश कीजिए कि हुजूर, हजरत, मेरे मालिक, थोड़ा मुल्क के बुरे हालात के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये इमेज बिल्डिंग, इमेज मैनेजमेंट चलता रहेगा, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है। आपके कट्टर समर्थक आपके विरोध में बोलने लग गए हैं, विश्व का मीडिया आपके विरोध में बोलने लग गया है, और आपके पास उस विरोध का कोई साइंटिफिक जवाब देने का आपके पास जवाब नहीं है, तरीका नहीं है, तथ्य नहीं है, तो आप टूल किट जैसा मुद्दा ले आते हैं। हमने पहले भी देखा, छात्रों ने आंदोलन किया फीस वृद्धि के खिलाफ, आप टूल किट ले आए। किसानों ने आंदोलन किया, आप टूल किट ले आए। अरे किसानों ने जो मुद्दा उठाया, छात्रों ने जो मुद्दा उठाया, या दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग ने जो मुद्दा उठाया, उन मुद्दों को एड्रेस कीजिए। उसकी तरफ से देश का ध्यान भटकाने के लिए टूल किट की फर्जी बातें ना लाएं बीच में। देश प्रथम है, आपकी इमेज बनती बिगड़ती रहेगी। देश के ऊपर ध्यान दीजिए। देश में हाहाकार मचा हुआ है, 2000 लाशें गंगा में बह रही हैं। ठीक है सर, ये तमाम सवाल जो आपने उठाया है शिवली साहब, ये जो तमाम सवाल आपने उठाया है, मैं इनका जवाब RK मिश्रा जी से लूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर इस तरह की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है तो आपको ये बिल्डिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अपना आप ही इमेज बिल्डअप हो जाएगी। मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो तमाम दावे किए गए हैं इस टूल किट को लेकर, और टूल किट को लेकर हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये फेक है और उसको लेकर FIR भी दर्ज कराने की वो बात कर रहे हैं, ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्या मुल्क में ऐसे हालात नहीं हैं? आप ये बताइएगा, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए तब भी पूछा था आपसे कि क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? क्या लोग अगर ऑक्सीजन की कमी को कह रहे थे तो उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है, और अगर कोई किसी की मदद करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है कि आपके पास इतना सारा सामान आया कैसे? तो इंसान मदद करे तो कैसे करे, और ना करे तो फिर आप बोलते हैं कि भाई मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे अभी मैं शिवली जी का मैं बात सुन रहा था जी, और उन्होंने जो विषय उठाए हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा जो कि देखिए, ये अगर देखें तो कांग्रेस ने अगर मान लीजिए अगर सच्चे मन से इन्होंने अगर सेवा की भावना अगर इस देश के लिए की होती तो आज मुझे नहीं लग रहा है कि टूल किट जैसा ऐसा मुद्दा अगर आता तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने कहा है FIR करवा दिया है, बहुत अच्छी बात है, FIR करवाया है, और उसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, जो कि सचमुच में ये टूल किट सही है या गलत है। हमने मान लीजिए आरोप लगाया है, अगर FIR हुआ है बहुत अच्छी बात है, उस चीज को आए आगे सामने में, और उसमें ये किस तरह का मतलब विषय है और देश को समझना चाहिए जो ये सही है या गलत है। अब देखिए, कांग्रेस अगर सही में अगर मान लीजिए अगर देश की जनता को अगर ये सेवा करने के भाव से अगर करती तो कहते हैं जो कि हम FIR लगवा दिया, हम उसके ऊपर जांच बिठा दिए। एक चीज बताइए, दिल्ली जैसे शहरों में जब ऑक्सीजन की किल्लत होती है तो वहां पर जाकर के पता चलता है जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर
और ऑक्सीजन की सप्लाई किसी एक व्यक्ति विशेष के पास, जहां पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पर एक व्यक्ति विशेष के पास ऑक्सीजन का भंडार मिलता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड का, वहां पर जो है सो कालाबाजारी होती है वहां पे। तो जिस चीज को ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने सहायता की है और सहायता हमें नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस तरह की भ्रम की स्थिति न फैलाएं। जहां तक बात है वेंटिलेटर की, जहां तक बात है वैक्सीन की, तो ये कौन है ऐसा पार्टी जिसने इस तरह की भ्रम की राजनीति फैलाई? हम ये कह रहे हैं जो कि आज ये वैक्सीन के ऊपर में आज ये वैक्सीन 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 कर रहे हैं ना, ये इसकी स्थिति किसने इस तरह से लाई? जो कि ये कांग्रेस ने ही पहली बार इसके ऊपर में भ्रम की स्थिति पैदा की। अगर इतने बड़े नेता अगर देश के किसी भी कोने में अगर एक स्टेटमेंट देता है, एक वक्तव्य देता है, तो उसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, उसके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। वो निश्चित तौर पर आज किसी को एक वेंटिलेटर की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो निश्चित तौर पर वो कहेगा जो कि भाई कौन सा वेंटिलेटर है, तो ये पीएम केयर्स फंड का वेंटिलेटर है, तो कहेगा नहीं भाई इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस के बड़े नेता ने इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन किया है। तो हमारा ये कहने का मतलब अगर सच्चे मन से अगर ये सेवा के भाव से अगर रहते तो इस तरह की स्थिति कभी नहीं पैदा होती, जिस तरह की स्थिति इन लोगों ने भ्रामक तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए उठाया है। आज मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल सच्चाई के साथ, अगर हमारी कमी है तो आप हमें बताएं, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में चर्चा करके जहां पर तो आलोचना तो हो रही है ना आपकी, आरके मिश्रा जी आलोचना ही तो कर रहे हैं। विपक्ष का काम यही तो है कि सरकार को रास्ता दिखाना, लोकतंत्र की यही पहचान है। सही बात है, अगर सच्चे मन से अगर आलोचना होती तो उसको स्वीकार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये आलोचना के साथ साथ ये साजिश रच रहे हैं। जिस साजिश के तहत ये आलोचना कर रहे हैं उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह है। समाज इस चीज को समझने की कोशिश आरके मिश्रा जी, क्या लाशों का जो ढेर है जो बहकर आया है वो गलत है? क्या जहां पर ऑक्सीजन की जो कमी थी जो विदेशों से मंगाई गई है वो क्या गलत है? अगर ऑक्सीजन थी हमारे पास तो जब ऑक्सीजन विदेशों से मंगाई गई है क्या वो गलत है? वेंटिलेटर्स की कमी क्या गलत थी? और अगर उस चीज को अगर बताया जा रहा है तो वो कितना गलत है? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं एक एक करके जवाब दूं, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मैं एक एक करके बता। देखिए लाश जो वहां पर 2000 लाशें अगर गंगा में बह करके आई, कोई गलत नहीं था। उसके ऊपर में अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो कोई गलत नहीं था, निश्चित तौर पर ये उठना भी चाहिए था। लेकिन किसी सरकार या व्यवस्था ने किसी को ये तो नहीं कहा जो कि भाई आप ये इसको क्रीमेशन न करके, इसको दफना करके नहीं, गंगा में लाश को प्रवाहित कर दीजिए। किसी सरकार ने तो नहीं कहा था, किसी सिस्टम में ने तो नहीं कहा था, किसी व्यवस्था ने तो नहीं कहा था। अब आइए वेंटिलेटर्स के ऊपर में, वेंटिलेटर्स के ऊपर में आज अगर पंजाब की अगर बात करें तो वेंटिलेटर्स अभी भी सेंट्रल वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वैसे ही पैक्ड। अब बताइए इसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगेगा या नहीं लगेगा? अगर आपके सेंट्रल वेयर हाउस में अभी तक पैक्ड वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं तो क्या आप क्या किया फिर? इसका मतलब ये है कि अगर पंजाब जैसे शहरों में, पंजाब जैसे राज्यों में अगर इस तरह की व्यवस्था हो जहां पे कांग्रेस हो, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी का हो, अगर सेंट्रल वेयर हाउस में अभी तक पैक्ड वेंटिलेटर्स पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। जवाब देते हैं शिवली मंजूर साहब, जवाब दीजिए आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपको पंजाब की भी बात करनी होगी, आपको राजस्थान की भी बात करनी होगी। पंजाब के अंदर जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, पैक्ड वो तमाम जो वेंटिलेटर्स पैक पड़े हैं, उसके बारे में बताइए आप। वरिष्ठ नेता हैं आप, आवाज आ रही है मेरी? जी सुन पा रहे हैं। मैं आपकी बातें सुन रहा था, मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत सारी बातें आपने भ्रमित करने वाली की, और जो भाजपा का चाल और चरित्र है उसी तरह से आप अपनी पार्टी के ही पक्ष को आगे रख रहे थे। तो बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसा एक वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करता है, और उसके बाद ये आप ये भी कह रहे थे कि कोई बड़ा लीडर, कांग्रेस के किसी लीडर का आप नाम लेके कुछ शायद कहना चाह रहे थे कि उसने कंसंट्रेटर के बारे में अगर कुछ कहा कि वो ठीक काम नहीं कर रहा तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी प्रकार से मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम तथ्यों के आधार पर बात करें। पंजाब से कई जगहों से रिपोर्ट आ रही है और दूसरे कई राज्यों से रिपोर्ट आ रही है कि जो पीएम केयर फंड के माध्यम से कंसंट्रेटर खरीद के दिया गया था, जो वेंटिलेटर खरीद के दिए गए, किसी बहुत सारे उसमें कंसंट्रेटर में, वेंटिलेटर में दिक्कत आ रही है, वो सही काम नहीं कर रहा है। वो कहां से किस माध्यम से खरीदा गया, उसमें किस तरह से क्या घपला हुआ, वो तो बात की बात है, जब समय आएगा तब बात की जाएगी। लेकिन पूरे देश में कई राज्यों से ये कंप्लेन आ रही है। अभी मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप ये कह रहे थे कि आलोचना करो लेकिन सद्भाव के साथ में, तो आप एक बात बताइए कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी क्या आलोचनाओं को सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए तैयार कभी भी दिखती है?
कभी भी कोई एडवाइस उनको दिया जाता तो क्या वो सुनते हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जो एक्सपर्ट कमिटीज बनी हुई है उनकी बात सुनते हैं? पहले सुनने की आदत डालिए। देखिए, टीवी में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करने से होता नहीं है। यहाँ टीवी के 6 घंटे के डिबेट में हम इस देश को नहीं चला रहे हैं। देश जहाँ से चल रहा है, जहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है, जहाँ पहले से तैयारी करके सेकंड वेव आने वाला है, ये जानकारी बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जा रही थी कमेटी के द्वारा, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव की रैलियों में लगे रहे, उस पर तैयारी नहीं की। जब अपने देश के लिए वैक्सीन इकट्ठा करने का समय था, अपने पीआर एक्सरसाइज के लिए वैक्सीन बाहर देश में भेजते रहे। जब ऑक्सीजन देश में जमा करके रखने का समय था, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करते रहे। इस पे बात कीजिए, इस पे बात कीजिए, इस पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। टूल किट की सुबह से बहस चल रही है सारे मीडिया में, सारे चैनल्स में, सोशल मीडिया में। इससे देश का क्या भला हो रहा है? आप सद्भावना की बात सिखा रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, और क्रिटिसिज्म आप किस तरह से कर रहे हैं वो देखिए। पूरे देश को आज सुबह से लेकर शाम तक टूल किट के बहस में आपने उलझा के रखा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। पूछता हूँ, क्या देश का मुद्दा टूल किट है? जी ठीक है सर। देश का मुद्दा ऑक्सीजन है? शिवली साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देश का मुद्दा वेंटिलेटर है? जी। देश का मुद्दा वैक्सीन है? जी। देश का मुद्दा गंगा में तैरती 2000 लाशें हैं। ठीक है सर। शिवली मंजूर साहब, मुद्दों से ना भटकाएं। शिवली मंजूर साहब, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। हो रही है, ठीक है सर, तरफ हो रही है, जनता तरफ हो रही है आपके चाल और चरित्र से। शिवली मंजूर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपको आने के लोग चेतावनी दे रहे हैं, मेडिकल बॉडी चेतावनी दे रही है, उसकी तैयारी कीजिए कि नुकसान कम हो। सुनिए, ये पीआर एक्सरसाइज बंद कीजिए। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, मैं आपके पास लौटूंगा। राहुल लाल जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बचाने के लिए दूसरों की छवि खराब ना कीजिए। साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए शिवली साहब से बोलिए कि लोगों को भ्रमित ना करें। शिवली मंजूर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं होता है। राजीव प्रताप रूडी को बोलिए, बोले छुपा के ना रखे। शिवली मंजूर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? करता हूं आपसे हाथ जोड़ के। शिवली मंजूर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? सर, आपने बात रखी है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, क्योंकि एक एक करके सबके जो एक रद्दमल लेना जरूरी है। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। राहुल लाल जी, हर कोई अपनी छवि, अपनी इमेज को लेकर बड़ा कॉन्शियस है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ ज़्यादा कॉन्शियस नजर आ रही है, और इसी वजह से जो है कांग्रेस का ये इल्ज़ाम है कि अपनी छवि बनाने के चक्कर में उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इस तरह के इल्ज़ाम आए हैं, लगे हैं, और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मीडिया है, उसकी भी बात का वो जिक्र कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर इस समय कि क्योंकि उनको मुख्य रूप से कोविड से कैसे लड़ना है, वो पूरा नीति निर्माण का काम उनको करना है, पॉलिसी मेकिंग का काम उनको करना है। जी। मान लीजिए कि एक बात अभी यहाँ पे लगातार वैक्सीनेशन को ही लेके उठ रहा है, तो आपने कितना वैक्सीन कहाँ विदेश भेजा, चलिए उस संख्या को छोड़ दें, क्यों गया, कहाँ गया। लेकिन देश की जनता के रूप में अगर एक सामान्य जनमानस से ये सवाल पूछा जाए तो वो ये कह रहा है कि हमें हमारा वैक्सीन कब मिलेगा। बिल्कुल लोग तैयार हैं, तो वो स्थितियां नहीं है, लोग बिल्कुल तैयार हैं लगाने के लिए। तमाम लोग लगातार इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहाँ पे हमें मिल सकता है। तो अब ये किसकी जिम्मेवारी है इस समय कि हर जगह पूरे देश में इस समय उपलब्ध रहे। देखिए, अप्रैल 2020 में ही उसी समय जब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों की जब बैठक की थी, तब उसी समय ये मामला तय हुआ था कि किस तरह से देश भर में ऑक्सीजन का मैपिंग किया जाए और ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाया जाएगा। हम लोग दुनिया में ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल हैं। फिर ऐसी स्थितियां कैसे आ गई कि ऑक्सीजन का भारी मात्रा में निर्यात हो गया और वो ऑक्सीजन मैपिंग का मामला उसी जगह पे रह गया। हम लोग ये कैसे मान लिया, हमारे नीति निर्माताओं ने, कि फर्स्ट वेव के बाद अब सेकेंड वेव नहीं आएगा। ये एक अच्छी चीज है कि अभी जब हम लोग सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं तो थर्ड वेव से जूझने की बातें हो रही हैं। हमें आगे लगातार लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो आप एक पॉलिसी मेकिंग के स्तर पे एक दिशा और गति वो देने का काम केंद्र सरकार का होता है, वो उनको देना पड़ेगा पूरे मामले में। और हमें पूरा, आप अगर ऐसे स्थिति में आलोचना नहीं सुनना चाहते जी, दिल्ली में जो पोस्टर लगे, क्या गड़बड़ी थी उस पोस्टर में? सिंपल, उसमें प्रधानमंत्री के लिए ना तो कोई अभद्र टिप्पणी थी, एक सवाली क्वेश्चन था कि आप क्यों चला गया, उसका आप जवाब दे सकते थे। तमाम जो भी चीजें थी बीजेपी को देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे मामले में हमारा आर्टिकल 19(1) पूरी तरह से देश के लोगों को एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी देता है। तो वैसे स्थिति में सरकार से अगर सवाल पूछे जाए तो आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है, वो भी उस कोरोना काल के समय में जिसमें लोगों के दुख दर्द बिल्कुल बराबर बाहर आ रहे हैं। ये तो स्थिति, इसलिए केंद्र सरकार
पे सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछना नहीं ही जो है लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। आर के मिश्रा जी, जो सवाल किया गया है वो यही है कि जब सवाल किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, लोगों को मना किया जा रहा है कि आप इस तरह की बात मत कीजिए, पैनिक क्रिएट इससे हो रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, लेकिन अगर जब तक प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, और कभी भी सरकार ने इस तरह की बातें नहीं की है जो कि आप अगर आलोचना करेंगे तो एफआईआर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल आपको मैं स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा। नहीं सर, दिल्ली में पोस्टर लगे थे, उसका क्या हुआ है? मैं वही आ रहा हूँ उसी विषय पर, अब उसी विषय पर आ रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, जैसे अब ऑक्सीजन की बात आई थी, राहुल लाल जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया जो कि ऑक्सीजन की बात है, तो निश्चित तौर पर अब देखिए दिल्ली में जिस तरह से अफरा तफरी हुई और जिस तरह से कैजुअलिटी बढ़ी, निश्चित तौर पर यह देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय था। लेकिन जब कोर्ट ने इस चीज को, हमने कोर्ट में बात रखी जो कि हमने कहा भाई ऑक्सीजन की ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए राज्य सरकार की जो मिसमैनेजमेंट थी, कुछ ऐसे राज्य सरकार हैं, मैं वो कह रहा हूं, चाहे वो कुछ शासित भाजपा के शासित भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के भी हो सकते हैं, तो जिस तरह से मिसमैनेजमेंट थी, वो दिल्ली सरकार की जो मिसमैनेजमेंट थी वो बिल्कुल कोर्ट के सामने उजागर। और जब हमने कहा ऑक्सीजन की ऑडिट होगी तो उसके बाद वो मुकर गए। अब वो कह रहे हैं जो कि नहीं, हमारे पास तो बहुत सारा ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, इनके पास स्टोरेज की कमी है। अब एक चीज बताइए, क्या राज्य सरकार की क्या बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल, जो कि वो ऑक्सीजन के स्टोरेज के लिए भी क्या केंद्र सरकार के ऊपर में उंगली उठाए? तो इस तरह की जो आलोचना जब होती है ना, तब ये लगता है जो कि नहीं, सचमुच में ये राज्य सरकार की लापरवाही, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से जो लापरवाही हुई है, जिस तरह की कैजुअलिटी हुई है, जिस तरह की मृत्यु हुई है हमारे नागरिकों की, हमारे देश के नागरिकों की, हमारे परिवार के लोगों की, और उस तरह से अगर भुगतान करता है तो वहां पर प्रश्नचिन्ह लगता है। लेकिन अगर राज्य सरकार, अगर आप देखिए ऑक्सीजन की जहां तक बात थी, जहां तक दूसरे स्ट्रेन की बात थी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, पीआईबी के साइट पर आप जाइए, जब केंद्र सरकार ने आपको लेटर लिखा था राज्यों को, उसमें 10 या 12 स्टेट थे जहां पर नए स्ट्रेन आ रहे थे, वहां पर सेकेंड वेव का बिल्कुल दस्तक था, और उस चीज को नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार ने उसकी लापरवाही बरती, और लापरवाही बरतने की वजह से, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से उन्होंने केंद्र सरकार की बातों को नजरअंदाज करते हुए आज जो हम जिस स्थिति में खड़े हैं, कितनी अफरा तफरी हुई, लेकिन उस तरह की स्थिति नहीं हो सकती थी अगर हम उस चीज को नजरअंदाज नहीं करते। ठीक है सर, ये इसका सवाल का जवाब मैं लूंगा। शिवली साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से नए स्ट्रेन की बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा था कि सरकारों ने तैयारी नहीं की है, खासतौर पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि अगर सरकार जो है अपनी प्रचार के अंदर लगी हुई थी, खासतौर पर आपने बंगाल का भी अगर जिक्र किया जाए तो बंगाल के अंदर वहाँ पर चुनावी तशहीर चल रही थी, कैंपेनिंग हो रही थी। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, अगर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत कर रही थी तो महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा था? महाराष्ट्र में रोकने के लिए क्या क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, पहले तो ये बताऊं कि बात ठीक है, मिश्रा जी अपनी बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, और एक अच्छी बात मिश्रा जी की लगती है कि मुझे बड़े समझदार व्यक्ति लगते हैं ये जी। लेकिन कहीं कहीं पार्टी लाइन में बेचारे मजबूर हो जाते हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए जी। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि कोरोना बहुत तेजी से फैला। हाँ। उसमें अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत तेजी से कोरोना फैला, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए और जो कोरोना पीड़ित थे उनके इलाज के लिए जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला, लॉकडाउन लगाने वाला प्रदेश भी महाराष्ट्र था, और वहां पे अगर किसी प्रकार की बदनज़मी थी, किसी तरह से कोई परेशानियां आ रही थी, उसके ऊपर लोग अगर सवाल उठा रहे थे, तो सरकार कोशिश कर रही थी कि उन सवालों का जवाब दिया जाए और कमियों को ठीक किया जाए। उनको उठा के जेल में नहीं डाल रही थी। फर्क समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो बात मैं यहाँ पे वाजे करना चाह रहा हूँ कि कमियां सब में हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत तरक्की हमारे सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, मजबूतियां हैं, तो कमियां सब में, लेकिन कमियों को एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना और उनको ठीक करने की कोशिश करना ही समझदारी है। बिल्कुल। और यहाँ पर भाजपा और भाजपा के नेता बड़े नासमझ से प्रतीत होते हैं। जब इनको उनकी नाकामियों के बारे में बताया जाता है तो बुरा मान जाते हैं। जहाँ पे इख्तिदार में होते हैं, जहाँ पावर में होते हैं, वहाँ जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में चंद पोस्टर क्या लगे, इनकी तख्त हिलने लगा, इन्होंने लोगों को जेल में डाल दिया। मैं भी कहता हूँ, मोदी जी से पूछता हूँ, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी? अरेस्ट कीजिए मुझे भी।
यूपी से खबर आती है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिसने भी ऑक्सीजन की कमी की बातें की, किसी तरह की बद इंतजामी की बातें की, उनकी संपत्ति जब्त कर लो। अरे ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? इस तरह से सरकार चलाई जाती है, इस तरह से संवेदनहीन होकर के सरकार चलाई जाती है। और जहां पे कोई अचीवमेंट की बात होती है, उस टाइम मोदी जी टीवी स्क्रीन पे आ जाते हैं, ताली बजाते हुए बड़े चटखारे लेकर के अचीवमेंट्स अपने गिनाने लगते हैं। और जहां पे कोई फेलियर होता है, वहां फट से पर्दे के पीछे चले जाते हैं और दूसरे लोगों को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ओके सर, कब तक चलेगा? ठीक है सर, इसका जवाब में आप अगर देश की कामयाबियों का अगर आप अपने चेहरा बांधना चाहते हैं, तो नाकामियों के लिए भी सामने आइए, उसका ठीकरा भी अपने माथे फोड़वाइए आप। बिल्कुल, ये डुअल पॉलिसी कब तक चलेगी? ठीक है सर, मैं इसका जवाब मिस्टर जी से लूंगा, लेकिन राहुल लाल जी से समझना चाहेंगे हम। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, शिवला साहब मैं आपके पास आऊंगा। राहुल लाल जी से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल लाल जी देखिएगा, ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई है शिवली साहब ने कि हर किसी में खामियां जरूर है, रियासती हुकूमत के अंदर भी और सेंट्रल हुकूमत के अंदर भी। क्या इसको हम इस नज़रिए से देख सकते हैं कि हर कोई सिर्फ अपनी कमीज को सफ़ेद दिखाने की कोशिश कर रहा है? गंदी तो दोनों की हो रही है, दाग दोनों पर लगे हुए हैं। राहुल लाल जी, नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारे नीति निर्माताओं ने कभी भी इसे गंभीरता के साथ नहीं लिया स्वास्थ्य के विषय को। जी, अभी भी अगर हम लोग देखें कि जो स्वास्थ्य के ऊपर बजट हम लोग जीडीपी का खर्च कर रहे थे, तो वो 1 से 1.5% के आसपास का जीडीपी का खर्च हो रहा था, जबकि कम से कम कहीं पर भी सामान्य स्थितियों में भी माना जाता है कि जीडीपी का खर्च कम से कम वो 6% के आसपास होना चाहिए था। तो एक लंबे समय से आप अगर WHO के आंकड़ों के अनुसार 1000 की आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में 12-13 हजार की आबादी पे एक डॉक्टर है। आज स्थिति यह है कि झोलाछाप डॉक्टरों से भी सहयोग लेना पड़ रहा है और वो सहयोग दे भी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप अगर ये रणनीति आपको अगर हेल्थ सेक्टर पे आप ध्यान नहीं देंगे, हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं। देखिए कई सारे नेताजी ऐसे हैं कि वो एक दिन के लिए जो है कि सब लोग नाम जानते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक दिन के लिए एम्बुलेंस किराए पे लाते हैं और फीता काट लेते हैं, फिर एम्बुलेंस भेज देते हैं। तो ऐसे दिखावटी कामों से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। जी, आप आयुष्मान जैसी योजना लेके आते हैं 5 लाख रुपया देने की, मैंने पहले भी कई बार लिखा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी आप बीमा जैसी सुविधाएं भी दे सकेंगे। आपके पास जब डॉक्टर ही नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो मैं पॉकेट में 5 लाख लेकर भी कहाँ जाऊँ इलाज कराने के लिए जब हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे नीति निर्माताओं को सोचना और समझना पड़ेगा। ये बार बार सवाल उठेगा हमेशा कि पिछले 1 वर्ष में हम क्यों नहीं तैयार हो पाए। ये हमारी कमी है। युद्ध स्तर पे अगर हम लोग तैयार होना चाहते, हम लोग तैयार हो सकते थे और आज देश में लाशें इस तरह से नहीं बिछ रही होती। आज हमारे पैनल में जो लोग भी हैं, शायद ही कोई होंगे जिनके परिचित जो है, जिन्होंने इस पूरे आपदा में अपने किसी परिचित को खोया नहीं होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सामान्य चीजें हो गई। सुबह से शाम तक 5-6 ऐसे अपने अजीजों के समाचार हम लोग को मिलने लगते हैं। ये दुखदायी पीरियड जो है कि लंबे समय से चल ही रहा है, पिछले लगातार 15-20 दिन से ये स्थितियां बनी हुई है। तो ऐसे स्थिति में ये कहना, अभी इस समय परसेप्शन बिल्डिंग को किसी पार्टी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अभी इस समय सीधा सीधा ध्यान रखना चाहिए कि जो कमी है किस तरह से उसको युद्ध स्तर पे हम उसको पूरा कर सके। और ये इनिशिएटिव केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। हमें नहीं लग रहा कि केंद्र सरकार इनिशिएटिव लेगी तो विपक्षी जो राज्य सरकार है वो चाहेंगे कि उनका प्रदर्शन खराब हो, उनको भी उनके साथ सहयोग करना ही पड़ेगा और वो करेंगे भी। बिल्कुल, ठीक है। मिश्रा जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आर.के. मिश्रा जी, मैं भी आपसे ये समझना चाहूँगा, रियासती हुकूमतों की तरफ से अगर लापरवाहियाँ बरती गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको समझाए और बताएं कि देखिएगा आपके यहाँ पर इतनी गलतियाँ हो रही हैं। और जो जिस तरीके से, क्योंकि इसको वैश्विक महामारी कहा गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो जाहिर तौर पर इसको लेकर एक ठोस रणनीति बनानी होगी। पिछले 1 साल के अंदर हमारी तरफ से क्या कुछ खामियां रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हमें मालूम था कि 1 साल के अंदर अगले साल तक हमारे पास सेकंड स्ट्रेन आने वाला है, उसके लिए क्या तैयारियां की गई थी? क्योंकि कांग्रेस का या फिर ख़ास तौर पर जो अपोजिशन लीडरान है उनका ये इल्ज़ाम है कि आप तो जो है सिर्फ अपनी जो चुनावी पार्टियाँ हैं उसके अंदर मशगूल थे। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके बात करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से ये वैश्विक महामारी है और हर एक घर ने अपनों को खोया है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। चाहे वो राहुल लाल जी हो, चाहे शिवली जी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपने को खोया है। इसीलिए राजनीति से ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए। आलोचना परिलोचना चलती रहती है, स्वस्थ लोकतंत्र में होना भी चाहिए। जहाँ पर जो कमी है उसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए। देखिए ये निरंतर, देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी चीज ये निरंतर प्रयास का काम है।
ये कोई जरूरी नहीं है जो आज हम 1 साल के लिए हैं और अगले साल कोई और आता है तो उसके ऊपर में बस हो गया, उसके वहां पर ब्रेक लग जाना चाहिए। नहीं, आज अगर मान लीजिए अगर 70 सालों से अगर कांग्रेस ने शासन किया है और आगे अगर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये निरंतर प्रयास होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, कोई भी हो, ये निरंतर प्रयास का चीज है। देखिए, मैं एक साथ और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो राहुल लाल जी ने एक चीज कहा जो कि हमारा जो हेल्थ बजट है वो हमारा जीडीपी का बहुत ही कम है। निश्चित तौर पर और देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ कम है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब जो स्टेट हेल्थ बजट होता है हर एक सरकार का, देखिए अब मैं आपको अगर दिल्ली का उदाहरण देता हूं तो यहाँ पर 69,000 करोड़ का टोटल बजट है, इसमें 9900 करोड़ के लगभग करीब 9,934 करोड़ के लगभग करीब हेल्थ बजट है। उसी तरह से हर एक राज्य सरकार, यूपी का 4 लाख करोड़ के आसपास है, महाराष्ट्र का भी 4 लाख के आसपास है। तो इस तरह से जो है हेल्थ बजट, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो हमारे पास बेड कितने हैं, हमारे पास वेंटिलेटर कितने हैं, हमारी ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी पूरी तरह से है या नहीं है, हमारे पास स्टोरेज क्या है, सारा चीज देखिए। 136 करोड़ हम जनता हैं, हम इस देश के इतने बड़े लोकतंत्र का, हमें सबका ख्याल रखते हुए हर एक राज्य को, हर एक केंद्र सरकार को मिल करके यहाँ पर काम करना चाहिए। और इसमें कोई गुरेज नहीं, जो कि अगर कोई आलोचना करता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम एक साथ मिल करके इस महामारी को, चाहे वो सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आए, हम इसको हराएंगे और निश्चित तौर पर हराएंगे, और बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। शिवली मंजूर साहब, ये देखिएगा बात हो गई है जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात आयत किए जा रहे हैं। इस डिबेट का मैं जो निचोड़ है, जो सार्थक निकालने की कोशिश करूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्या आपको या कांग्रेस पार्टी को कोई एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का या फिर इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगता है कि उसने सही काम किया है? कम से कम इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा अभी आज ही के दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से एक के बाद एक 4 ऐलानात किए गए हैं, जिसकी बीजेपी ने भी तारीफ की है और बीजेपी ने जो ऐलान किए थे उसकी आम आदमी पार्टी ने भी तारीफ की है। तो मेरा ये कहना है कि इस मुश्किल दौर के अंदर जब हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, इस तरह के एक दूसरे की जो एक तरीके से अच्छी तस्वीर पेश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि माहौल भी खुशगवार होगा। देखिए, हम लोग केंद्र में विपक्ष में हैं और कुछ राज्यों में सत्ता में हैं, कांग्रेस पार्टी जी। तो ये समय हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा समय है, और जैसा अभी मिश्रा जी ने भी बोला कि हम सब ने अपने प्यारे, अपने परिवार वालों को खोया है, और देश की अधिकतर एक बड़ी जनसंख्या इस पीड़ा को झेल रही है। तो ये देश की समस्या है, हम देश के साथ खड़े हैं, देश के दुख में दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने सामर्थ्य है विपक्ष में रहते हुए, उस सामर्थ्य से जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। जो काम केंद्र सरकार अच्छा करेगी उसकी तारीफ भी करेंगे, और जो काम बुरा करेगी उसकी आलोचना भी करेंगे, क्योंकि जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो एक बहुत अहम जिम्मेदारी है कि सरकार की जहां कमियां हो उसकी आलोचना की जाए, जन सरोकार के जो मुद्दे हों, जो सरकार के ध्यान में ना आ रहे हों, उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए। बाकी आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है, और आरोप प्रत्यारोप हम एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करते हैं जी। ताकि देखिए, मोदी जी के बारे में देश के और विदेश के कई मीडिया हाउसेज और कई बुद्धिजीवी लोगों का ये मानना है कि बहुत आत्ममुग्ध है, वो किसी से सलाह नहीं लेते हैं, वो साइंस की बातें भी खुद करते हैं, मेडिकल साइंस की बातें भी खुद करते हैं, रडार से बादल में छुप के चले जाते हैं, नाली से गैस बना लेते हैं। तो आत्ममुग्ध आदमी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि बात पहुंचाएं, कि लोगों की सुने। मोदी जी एक राजनेता हैं, वो कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है। जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनकी बात को सुने, उनके रिकमेंडेशन को सुने और इम्प्लीमेंट करें। ये 130 करोड़ से ज्यादा आबादी का हमारा मुल्क है, इसमें कई तरह की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चुनौतियां। बिल्कुल, और इन तमाम प्रॉब्लम को ही हमको एक साथ मिलकर निपटाना होगा। शिवली मंजूर साहब, आपने बहुत अहम बात कही है, और इस सबसे पार हम एक साथ मिलकर ही निपट पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवली मंजूर साहब आपका, आर के मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राहुल लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टूल किट पर आर पार जो है वो बनी हुई है, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि आप लगातार इस तरह की खबरों को, इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज इसलिए करें क्योंकि ये मुल्क
की बात है और मुल्क के अंदर ही रहेगी तो ज़्यादा बेहतर है। जाहिर तौर पर इससे किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। सियासत में जो सत्ता है, जो पार्टीज़ हैं, वो आती जाती रहेगी, लेकिन हमारा मुल्क बचा रहना चाहिए और इसलिए इस कोरोना की जंग में हमको जीतना है और इसीलिए सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। देखते रहिए जी सलाम।